नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। और जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अरस्तु को पढ़ा था और अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पर हम बात कर रहे थे, तो नेटवर्क समस्या होने के कारण वह वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए आज पुनः से मैं उसी लेक्चर को पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को हम आज पुनः देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप में से कई छात्रों के जवाब आए थे कि उनके ये टॉपिक समझ में नहीं आ पाया है, इसलिए आज हम इसे पुनः पढ़ेंगे। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को प्रारंभ करने से पूर्व हमको अरस्तु के इस थॉट को देखना होगा, जहाँ अरस्तु लिखता है द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी, अर्थात कि क्रांति का कारण हमेशा ही असमानता होता है। किसी भी रूप में क्रांति हो समाज में, तो वह क्रांति का जो मुख्य कारण होगा वह हमेशा ही असमानता होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने क्रांति के भले ही बहुत सारे कारण माने हैं, किंतु जो मुख्य कारण अरस्तु ने क्रांति का माना है वह उसने असमानता को माना है। तो इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो को देखने के पश्चात आप जान पाएंगे कि अरस्तु की क्रांति का क्या अर्थ है, क्रांति के कौन कौन से रूप अरस्तु ने बताए हैं, क्रांति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और क्रांति के उद्देश्य, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो एक कथन और हम पुनः देखते हैं कि न्याय और मैत्री की भावना राज्य का नैतिक आधार होती है और अन्याय एवं घृणा की भावना असंतोष और अस्थिरता को जन्म का मुख्य कारण होती है। आनुपातिक समानता की अनुपस्थिति और न्याय की अप्राप्ति अन्याय को जन्म देती है और नगर राज्य को विभिन्न गुटों में विभाजित कर देती है। ऐसी स्थिति में मित्रता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि समाज का एक वर्ग क्यों समझ लेता है कि उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। तो इस कथन को समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय और मैत्री की भावना को राज्य का नैतिक आधार माना गया है। जब राज्य में न्याय स्थापित रहेगा तभी राज्य सुचारू रूप से संचालित हो सकता है, तभी राज्य अपना विकास कर सकता है, तभी राज्य अग्रोत्तर उन्नति के पथ पर चल सकता है। वरना जिस राज्य में अन्याय एवं घृणा की भावना और इसके अतिरिक्त असंतोष जिस राज्य में हो, तो वहां असंतोष और अस्थिरता का क्या होगा, जन्म होगा, जिससे कि न्याय राज्य का पतन निश्चित है। तो इस कथन से भी स्पष्ट उल्लेखित होता है कि न्याय और मैत्री की भावना जहां राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाती है, वहीं अन्याय एवं घृणा की भावना राज्य की विनाश का मुख्य कारण होती है। क्योंकि जहां न्याय नहीं होगा, न्याय लोगों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, ऐसे राज्य में क्रांति हमको देखने को मिलती है। इसके पश्चात अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु ने क्रांति का क्या अर्थ बताया है। तो जैसा कि अरस्तु की क्रांति को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो अरस्तु ने जो क्रांति का अर्थ बताया है वह वर्तमान के क्रांति के अर्थ से बहुत भिन्न है। जहां वर्तमान युग में क्रांति से विद्वान तात्पर्य लेते हैं उन मूलभूत परिवर्तनों से होता है, उन मूलभूत परिवर्तनों को जिनसे समाज की काया पलट जाती है और जिनसे वह विकास की नई दिशाओं की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात क्रांति के माध्यम से आपने देखा होगा कि पूरा समाज परिवर्तित हो जाता है, समाज में एक नई जागृति आती है। जैसे कि आपने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को देखा होगा, तो वह भी क्रांति के माध्यम से ही उसको प्राप्त किया गया था। आप फ्रांस की क्रांति देख सकते हैं, ब्रिटेन की क्रांति देख सकते हैं, अमेरिका की क्रांति देख सकते हैं। सब क्या है, क्रांति है, जिससे समाज में एक बदलाव आया और समाज ने एक नई व्यवस्था को प्राप्त किया जिसे कि वो प्राप्त करना चाहती थी।
तो वर्तमान समय में हम उसे इस चीज को क्रांति के रूप में देखते हैं। किंतु जो अरस्तु था उसने दो प्रकार की क्रांति बताई, पूर्ण और अपूर्ण क्रांति। पूर्ण क्रांति उसने उस क्रांति को कहा जब हम इस प्रकार की, जो कि आधुनिक क्रांति है, इस प्रकार की क्रांति जिससे कि हम पूरी राज्य व्यवस्था को ही बदल देते हैं, जैसे कि राजतंत्र से धनिक तंत्र, या राजतंत्र से निरंकुश तंत्र से धनिक तंत्र, या धनिक तंत्र से आपका लोकतंत्र। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को जब हम बदल के चेंज कर देते हैं तो उसे अरस्तु ने पूर्ण क्रांति कहा है। जबकि किसी शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव करके उस शासन व्यवस्था को सुधार करना, उसको इस प्रकार का बनाना कि जिससे जो राज्य के व्यक्ति हैं उनका शोषण ना हो सके, उसमें बदलाव करना, या यूं कह सकते हैं संविधान में संशोधन, उसे अरस्तु ने अपूर्ण क्रांति कहा है। तो क्रांति के दो प्रकार अरस्तु ने बताए हैं, पूर्ण क्रांति और अपूर्ण क्रांति। अब क्रांति का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। जब संविधान में बदलाव किया जाएगा तो क्या है, उसे अपूर्ण क्रांति कहेंगे। और जब संविधान में परिवर्तित पूरे ही संविधान को परिवर्तित करके शासन व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया जाएगा, एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन जब किया जाएगा, तो उसे अरस्तु ने पूर्ण क्रांति कहा है। तो पूर्ण क्रांति और अपूर्ण क्रांति आप समझ चुके होंगे, यही क्रांति के अरस्तु के अर्थ हैं। साधारण शब्दों में कहें तो क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है, अरस्तु की परिभाषा अगर लिखनी पड़े आपको, तो अरस्तु क्रांति को दो अर्थों में लेता है, पूर्ण और अपूर्ण क्रांति के रूप में। पूर्ण क्रांति से अरस्तु ऐसी क्रांति को मानता है जिसमें शासन व्यवस्था का रूप ही परिवर्तित हो जाए, जबकि अपूर्ण क्रांति अरस्तु ऐसी क्रांति को मानता है जिसमें किसी शासन व्यवस्था में सुधार किए जाए और उसे वहाँ शासन से संचालित होने वाले व्यक्तियों के हित में उसे बनाया जाए, उसे अरस्तु अपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो अरस्तु की क्रांति को समझने के पश्चात अब हम क्रांति के उद्देश्यों को समझेंगे अरस्तु के शब्दों में, कि क्रांति के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। वैसे तो क्रांति के कई उद्देश्य होते हैं, किंतु अरस्तु ने 4 क्रांति के उद्देश्य बताए हैं। पहला है, कभी कभी क्रांति का उद्देश्य राज्य के संविधान को परिवर्तित करना होता है, जैसे अल्पतंत्र को जनतंत्र में या जनतंत्र को कुलीन तंत्र में परिवर्तित करना, यानी कि ये पूर्ण क्रांति है। और इस प्रकार की क्रांति तब लाई जाती है जैसे कि भारत में क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर भारतीय जो स्वशासन है उसको प्राप्त किया गया। ब्रिटेन की क्रांति है, अमेरिका की, फ्रांस की, ये सारी क्रांतियों को हम अरस्तु की पूर्ण क्रांति के रूप में, या जो क्रांति का पहला उद्देश्य है उस रूप में उसे देख सकते हैं। मैं ये सारे उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्रांति को उचित तरीके से समझ सकें। उसके पश्चात दूसरा जो क्रांति का उद्देश्य है वह है, कभी कभी क्रांति के संचालकों का उद्देश्य संविधान के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करना न होकर केवल उसके अनुसार शासन शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना होता है। अर्थात शासन संचालन जो व्यक्ति कर रहे हैं या जो व्यक्ति समूह कर रहा है उसको नियंत्रण में लेना, यह भी कभी कभी क्रांति का उद्देश्य होता है। अगर शासक निरंकुश होने जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाने की, उस पर कुछ बाध्यताएं लगाने की कोशिश जो की जाती है वो क्रांति का दूसरा स्वरूप होता है। इसे हम अपूर्ण क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं। तीसरा, कभी कभी क्रांति का उद्देश्य विद्यमान संविधान को और अधिक यथार्थवादी बनाना होता है, जैसे प्रजातंत्र को वास्तविक प्रजातंत्र या कुलीन तंत्र को वास्तविक कुलीन तंत्र में परिवर्तित करना। तो तीसरा ये भी दूसरे प्रकार का ही है, पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है कि जहां हम दूसरी शासन व्यवस्था में शासकों को उत्तरदायी बनाएंगे, वहां यहाँ शासन में भी परिवर्तन हो सकता है। वहां जो व्यक्ति शासन कर रहा है उसी को उत्तरदायी बनाया जाएगा कि आप जो आपकी सीमाएं हैं वहां से बाहर ना जाएं, उसको दूसरे प्रकार में हम लेंगे। जबकि तीसरी जो क्रांति है उसमें हो सकता है हम व्यक्ति को भी शासन से हटा दें और दूसरे व्यक्ति को शासन दे दें, और शासन में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको हटाते हुए शासन को उच्च स्वरूप का बनाएं। यह क्या है, तीसरे प्रकार की क्रांति है। और यह किसी भ्रष्ट शासन को पुष्ट शासन बनाने की प्रणाली इसे कह सकते हैं।
चौथा जो क्रांति का कारण है, कभी कभी क्रांति के संचालक केवल राज्य के थोड़े से पदों में ही परिवर्तन करना चाहते हैं और संविधान या शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं होते। यानी कि क्रांति के माध्यम से अगर शासन व्यवस्था का कोई अंग भ्रष्ट हो चुका है तो उस भ्रष्ट अंग को चेंज किया जाए या उस भ्रष्ट अंग को परिवर्तित किया जाए, इस प्रकार की भी क्रांतियां की जा सकती है अरस्तू के अनुसार। तो 4 प्रकार की क्रांतियां अरस्तू ने 4 प्रकार के उद्देश्य क्रांति के बताए हैं कि इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए क्रांति की जाती है। अब हम अरस्तू की जो क्रांति के रूप हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। एक रूप को हम पहले ही देख चुके हैं, वह है पूर्ण और अपूर्ण क्रांति। उसको आप बड़े स्पष्ट तरीके से समझ चुके हैं। यदि क्रांति द्वारा संपूर्ण संविधान को बदल दिया जाता है तो ऐसी क्रांति पूर्ण क्रांति मानी जाएगी, और अगर उसके द्वारा संविधान के किसी भाग विशेष को ही परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम अपूर्ण क्रांति कह सकते हैं। यह वर्तमान संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया है, इसलिए वर्तमान संदर्भ में इसे हम पूर्ण और आंशिक क्रांति समझ सकते हैं। वरना अरस्तू की पूर्ण क्रांति वो थी कि जिसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था ही को बदल दिया है, राजतंत्र से कुलीन तंत्र या कुलीन तंत्र से राजतंत्र से निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र, या फिर कुलीन से धनिक भ्रष्ट हो जाएगा, जब धनिक से राजतंत्र बदला जाएगा। तो इस प्रकार की क्रांति को अरस्तू ने पूर्ण क्रांति कहा है। जबकि जब निरंकुश तंत्र अगर हो गया है शासक और उसे निरंकुश तंत्र से धनिक तंत्र में न बदलकर उसे निरंकुश तंत्र से पुनः राजतंत्र में लाने की कोशिश की जाए, यानी कि शासन में कुछ सुधार किए जाए, तो उस प्रकार की क्रांति को अरस्तू ने आंशिक या अपूर्ण क्रांति कहा है। उसके पश्चात दूसरी जो क्रांति का प्रकार है वह है हिंसक और अहिंसक क्रांति। तो शब्दों से ही स्पष्ट है, जिस क्रांति में हिंसा का प्रयोग होगा वह हिंसक क्रांति होगी, और जिस क्रांति में हिंसा का प्रयोग नहीं होगा वह अहिंसक क्रांति होगी। तो अगर हिंसात्मक तरीकों को अपनाकर संविधान में परिवर्तित किया जाता है तो वह हिंसक क्रांति मानी जाएगी, और अगर शांतिपूर्वक पूर्ण तरीके को अपनाकर परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है तो वह अहिंसक क्रांति होगी। आप मार्क्स की क्रांति का विचार और गांधी के क्रांति के विचार से परिचित होंगे। तो मार्क्स की क्रांति के विचार को हम अहिंसक क्रांति कह सकते हैं और गांधी के क्रांति के विचार को हम अहिंसक क्रांति कह सकते हैं। या फिर ब्रिटेन की जो दो तीन प्रकार की क्रांतियाँ ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन की रक्तपूर्ण क्रांति हुई है, इसके अलावा एक क्रांति और भी हुई है ब्रिटेन में जिसमें बिना रक्त बहाए ही क्या है शासन जो शासक था उसे हटा दिया गया था। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, पर ऐसी क्रांतियों को आपने पढ़ा है अपनी छोटी कक्षाओं में। तो जिस क्रांति में अहिंसा का प्रयोग होगा, हिंसा का प्रयोग नहीं होगा उसे हम अहिंसक क्रांति कहेंगे, और जिस क्रांति में हिंसा का प्रयोग होगा हम उसे हिंसात्मक क्रांति कहेंगे। उसके पश्चात तीसरी जो क्रांति का स्वरूप है वह है व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति, जब हमको किसी व्यक्ति विशेष को हटाकर शासक विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को हटाकर संविधान में परिवर्तन करते हैं, तो मतलब संविधान में परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, किसी शासक विशेष को या संविधान में कोई विशेष पद है उसे हटाना है, तो व्यक्ति विशेष से संबंधित वो क्रांति हुई। और अव्यक्तिगत क्रांति वह क्रांति है जो किसी व्यक्ति विशेष से न होगा और जिसमें शासक विशेष को बदले बिना संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाए, उसे हम अव्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। व्यक्तिगत क्रांति यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, और ऐसी क्रांति राजतंत्र में या जो निरंकुश तंत्र है या जो तानाशाही शासन है वहीं हमको देखने को मिलेगी। जैसे जर्मन में हिटलर था, राजतंत्र में आप पुराने राजतंत्रों को देख सकते हैं। वर्तमान में तानाशाही का आप उत्तरी कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं, बीजिंग चीन का उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ तानाशाही शासन है, एक व्यक्ति की तानाशाही चलती है, भले ही वो अपने को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हो और मूल रूप से लोकतंत्र से भी अच्छी शासन व्यवस्था बताने का प्रयास करते हो, किंतु पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि वहाँ किस प्रकार का शासन संचालन होता है। एक व्यक्ति का शासन पूरे देश में होता है। तो ऐसी व्यवस्था में अगर उस व्यक्ति विशेष को शासन संचालन से हटाना है तो वो व्यक्तिगत क्रांति होगी। जबकि हम संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है और संविधान में परिवर्तन कर उस व्यक्ति विशेष का स्वतः ही परिवर्तन हो जाए या वो व्यक्ति विशेष क्या है
बाध्यकारी हो जाए, यानी कि उसमें कुछ अंकुश लग जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। उसके पश्चात जो चौथा क्रांति का स्वरूप है वह है किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, यानी कि क्रांति के माध्यम से अगर कोई वर्ग विशेष शासन संता का संचालन कर रहा है तो उस वर्ग विशेष को क्रांति के माध्यम से शासन संचालन से हटाना है, तो ऐसी क्रांति को हम क्या कहेंगे, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहेंगे। यदि क्रांति का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को सत्ता से हटाकर संवैधानिक परिवर्तन करना है तो ऐसी क्रांति वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति मानी जाएगी। जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत का उदाहरण आप ले सकते हैं कि जहां बार बार एक 2014 से पूर्व आप देखते थे कि एक टारगेट लेकर चलते थे कि गांधी परिवार को हटाना है सत्ता से, क्योंकि वह परिवारवाद की राजनीति करता है। इस प्रकार के ये एक उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी वर्ग विशेष, सॉरी वो तो परिवार था, पर अगर वर्ग विशेष का हो, वर्ग, भारत में आप वर्ण व्यवस्था को जानते हैं, अगर एक ही वर्ण की शासन व्यवस्था होती तो उसमें अगर उस वर्ण को हटाने की बात की जाती शासन संचालन से तो उसको हम वर्ग विशेष की क्रांति कह सकते थे। जैसा कि आप भारत पाश्चात्य देशों में गोरे काले को भेद को देख सकते हैं, गोरे की शासन व्यवस्था, कालों की शासन व्यवस्था, उदारवादी, अनुदारवादी, इस प्रकार की शासन व्यवस्था। एक वर्ग विशेष के लोगों को शासन सत्ता से हटाने का जब प्रयास किया जाता है तो उसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहा जाता है। उसके पश्चात जो अंतिम और पांचवी है वो है बौद्धिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ नेता लोग अपने जोशीले व्याख्यानों और भाषणों से जनता की भावना उभार कर क्रांति ला दें तो ऐसी क्रांति को बौद्धिक क्रांति का नाम दिया जाएगा या बौद्धिक क्रांति के नाम से पुकारा जाएगा। बौद्धिक क्रांति, जैसे आप जानते हैं कि भारत के एक वीर सपूत हैं जो भगत सिंह हैं, उन्होंने भारत में सबसे पहले पूर्ण शासन, स्वशासन न होकर पूर्ण शासन की मांग की थी, आज़ाद भारत की बात की थी। तो ये क्या थी, एक क्रांति थी। वो अपने जोशीले भाषणों से, अपने लेखनी से उन्होंने क्या ला दिए थे, समाज में क्रांति ला दी थी। आप गांधी को भी ले सकते हैं, गांधी का तरीका अलग था, गांधी जी बोला जाएगा भले, गांधी जी का तरीका क्या था, अलग था, और वो अहिंसात्मक रूप से क्रांति लाना चाहते थे, किंतु उन्होंने भी अपनी बातों से अहिंसा की क्रांति भारत में ला दी थी। तो उग्रवादी और उदारवादी दोनों मिलकर, इसको आप इतिहास की पुस्तकों में आप इसका अध्ययन करते होंगे कि भारत को किस प्रकार की आज़ादी, किस प्रकार से आज़ादी मिली है। उग्रवादी और उदारवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन सब का क्या है, अहम रोल रहा था भारतीय आज़ादी में। तो बौद्धिक क्रांति क्या है, जब बुद्धि बल विवेक से शासन सत्ता का संचालन से हटाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो ऐसी क्रांति को हम बौद्धिक क्रांति कहते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। और अगर आप लोगों को, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और जो पिछले लेक्चर में कुछ दुविधाएं हो गई थी वो भी आपके समझ में आ गई होगी, और मैं बाद में उसे देख रहा था कि उसमें पूरा वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मुझे इसको पुनः दोबारा बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आप समझे हैं। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें जिनको इसकी आवश्यकता हो सकती है। आपके इर्द गिर्द के मित्र हो सकते हैं, आपके दूसरे महाविद्यालयों के मित्र हो सकते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि लॉकडाउन की अवधि में भी छात्रों को पढ़ाई से वंचित न होना पड़े, उन्हें उत्कृष्ट किस्म की शिक्षा मिल सके। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।